भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के इस एपिसोड में क्या कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। डीडी किसान स्टूडियो जो कि कृषि भवन में स्थित है, उसके माध्यम से हम आप तक कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी पहुंचाते हैं। क्या क्या बदलाव हो रहे होते हैं उसके बारे में आपको हम जागरूक करते हैं। तो आज क्या कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, आइए उस पर नजर डालते हैं। गेहूं का जो बुवाई का समय है वह 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक रहता है साधारणतः, लेकिन जो आजकल का समय चल रहा है 10 से 20 नवंबर तक, इस बीच अगर बुआई कर लें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बुआई तो जनवरी तक भी हो जाता है, लेकिन उससे उपज में काफ़ी अंतर आ जाता है, काफ़ी कम हो जाती है, कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं, मौसम का परिवर्तन भी होता है। तो इसलिए अभी ये उपयुक्त समय है, इस समय गेहूँ की फसल लगा लें किसान भाई। और इसके लिए जो मिट्टी तैयार करना है, तो आपने घाघ कवि की कविता सुनी होगी कि मैदे गेहूँ ढेले चना, यानी मैदे की तरह भूमि कर लें, यानी भुरभुरी कर लें, जिससे कि गेहूँ के लिए अच्छा होता है उसका बीज अंकुरण के लिए। और 3 साल में एक बार गहरी जुताई भी करें मिट्टी की तैयारी का, जहाँ तक सवाल है। इसके बाद किसान भाई ऐसा करें कि जो बुआई का है बीज की मात्रा है वह 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दें। यह भी अगर सिंचित क्षेत्रों के लिए है, अगर असिंचित क्षेत्र हैं या फिर देर से बुआई कर रहे हैं तो थोड़ी सी यह मात्रा बढ़ा दी जाएगी उसी के अनुपात में। उसमें हम 120 किलो नाइट्रोजन गोबर की खाद के अलावा 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास दें। इसके अलावा इसमें जिंक और पोटेशियम, बोरॉन और सल्फ़र, यह भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो अनुशंसित है दें, तो उससे काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त होगी। और इसमें अभी शुरू में लगता है कि हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका बाद में जब उपज में होता है तो काफ़ी लाभ होता है हमें। इसके बाद हम जो वैरायटीज़ हैं, जो लोकल कृषि विज्ञान केंद्र या लोकल जो रिसर्च सेंटर हैं आसपास आपके, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट बार्ले रिसर्च जो करनाल में है, इनके द्वारा अनुशंसित प्रजातियां हैं, उनसे जाकर जानकारी लें। जो आपके क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त जानकारी है वह लें और उपयुक्त प्रजाति का चयन करें, तो वह प्रजाति वहाँ पर लगाएं। और आजकल बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ भी आ गई हैं कि जिसमें बायो फोर्टिफिकेशन रहता है, जिंक और आयरन अपने आप ही उसमें कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो वह भी फसल आप लगा सकते हैं। उससे भी अभी हाल ही में विकसित की गई थी ICAR द्वारा, तो उससे भी काफ़ी अच्छी उपज आपको प्राप्त होगी और आपको पैसा भी उसका अच्छा मिलेगा, दाम भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण का जहाँ तक सवाल है किसान भाइयों, तो आप उसके लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक जैसे कि पेंडीमिथाइलिन या सल्फोसल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का मामा जो कि बहुत प्रोमिनेंट वीड है, जिसे फेलेरिस माइनर कहा जाता है अंग्रेजी में, इसके लिए आप आइसोप्रोटीरोन का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के अलावा आप गेहूं की अगर इस तरह से करते हैं, सिंचाई की जहाँ तक बात है, तो सिंचाई इसमें 5-6 पानी तक गेहूं में लग जाता है। किसान भाई जानते हैं पानी अधिक चाहती है ये फसल, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पानी होता है वह 20 से 21 दिन के दौरान होता है, जो कि क्राउन रूट इनिशिएशन यानी कल्ले निकलने की जो अवस्था होती है, उस स्टेज पे पानी देना बहुत ज़रूरी है। वो ये पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास एक ही पानी है तो वो उसी स्टेज पे पानी देना सबसे आवश्यक होता है। और इन्हीं दिनों खरपतवार नियंत्रण का भी समय रहता है इस टाइम, क्योंकि शुरुआत रहता है, बढ़वार पौधे का बहुत अच्छा हो जाता है इन दिनों। अगर खरपतवार नियंत्रण अपन कर देते हैं, चाहे मैनुअल करें चाहे फिर रसायनों द्वारा करें, और अगर आप इस तरह से खेती करेंगे तो आपको अच्छी उपज मिल जाएगी। 40-50 क्विंटल तक एवरेज तो आसानी से मिल जाती है। यहाँ तक कि अभी प्रजातियाँ तो 60-70 क्विंटल तक की प्रति हेक्टेयर की भी आ गई हैं। तो आप अपने क्षेत्र की प्रजाति उसी हिसाब से अनुरूप जो कि आपके मौसम के हिसाब से वो लगाएं, और थोड़ा सा जल्दी बुवाई इसी समय करने का कोशिश करें, बहुत अच्छा समय है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा की खेती के बारे में। बता दें आपको कि इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसकी मांग अच्छी बनी रहती है, जिसके चलते अगर हमारे किसान इसकी खेती को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। किस तरह से एलोवेरा की खेती आप कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच 1-1 मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म है, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे एक अनोखी सिंचाई तकनीक के बारे में, जो विशेष रूप से मेघालय में प्रचलित है। इसे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। यह तकनीक सैकड़ों साल पुरानी है, जिसमें बांस की पाइपलाइन का उपयोग कर सिंचाई की जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कि झरनों से पानी लाया जाता है। इस पानी को बांस की संकरी पाइपों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। बांस की पाइपों में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, जिससे पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पानी की बर्बादी बहुत कम होती है और सीमित जल स्रोतों का कुशलता से उपयोग किया जा सकता है। यह प्रणाली
मुख्य रूप से काली मिर्च, सुपारी और अदरक जैसी फसलों में इस्तेमाल होती है, जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही इस पारंपरिक प्रणाली से किसानों की लागत भी कम होती है, क्योंकि बांस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है और इसके रखरखाव की लागत भी नाम मात्र होती है। बांस ड्रिप सिंचाई से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होती है, बल्कि यह सतत कृषि को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें कोई रसायन या प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। ऐसे में यह तकनीक आदर्श साबित हो रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जल संसाधन सीमित हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनसे मिलवाते हैं, उनकी दास्तान आप तक पहुंचाते हैं, किस तरह से उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है, इसकी दास्तान आपको बताते हैं। तो आज के हमारे सेगमेंट में किस सफल किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जानकारी के लिए देखते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन मैं पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया। करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज़ आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हट के जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर
अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। न आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में तैयार धान, मक्का और मूंग की कटाई करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी करते रहे। पंजाब में बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के किसान मध्य और पछेती किस्म की फूल गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए गाजर, मूली, शलजम और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इन दिनों पंजाब में लहसुन और मटर की बुवाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरसों और चने की बुवाई के लिए भी पंजाब में ये मौसम अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह है कि वो अगेती कोदो और कुटकी मिलेट्स की तैयार फसल की कटाई समय पर कर लें। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की खुदाई करें। तैयार मूंग की कटाई जल्दी पूरी करें। सब्जियों की तुड़ाई भी समय पर करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर और प्याज की नर्सरी तैयार करें। मूंगफली की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं गुजरात में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। गुजरात में तिल, सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई समय पर कर लें। गुजरात में इन दिनों रब्बी की दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की रोपाई का काम करें।
इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल फोन के जरिए ही ऑपरेट कर सकते हैं। बस आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनका हाल आप घर बैठे बैठे ही जान सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बिकवाली भी कर सकते हैं अपनी जिंसों की। तो किस तरह से ई-नाम एप्लीकेशन आपके लिए फायदेमंद बन सकती है, आइए आपको बताते हैं। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल या सुझाव है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये एपिसोड तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप तमाम जो जानकारियां हैं पुनः हासिल कर सकते हैं।
तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये ठंडी हवाएं, ये खुला आसमान और ये हरे भरे खेत आपको गांव में ही मिल सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं किसान यात्रा। आज की किसान यात्रा करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुँच गई हूँ। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहीं से हम सीकरी राजा गाँव में चलेंगे। मोदी जी ने परेशानी खत्म कर दी। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। इस वक्त हम लोग, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हम तो प्राइवेट से भी आ गए। जिस तरह से हमारे पास नामांकन बढ़ा, एनरोलमेंट बढ़ा, तो उस हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि हम तो प्राइवेट से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 14 नवंबर गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। आज हमारा कारवां पहुंचा है हरियाणा उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान। आज हम हरियाणा हिसार में पराली पर चर्चा करेंगे। पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता है। पराली जलाने से जमीन के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। पराली का सबसे अच्छा प्रबंधन जो करते हैं, इसका पावर प्लांट के अंदर सबसे बढ़िया प्रयोग होता है सर, इसका बिजली उत्पादन के लिए। CRM में जैसे सुपर सीडर, बेलर, रोटरी स्लेशर, हेरैक, इन पे सब्सिडी दी जाती है 50%। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पराली को गला के आप बायोगैस बना सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। पराली को अगर नहीं जलाते हैं तो उसका फायदा है कि खेत जल्दी तैयार हो जाता है। पराली को इकट्ठा कर सकते हैं, बेलर के द्वारा आय भी बढ़ेगा। और विभाग द्वारा दोनों प्रकार के जो कृषि यंत्र उन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। बेलर मशीन से ज्यादा फायदा बिल्कुल बेस्ट है, सबसे बेलर पाइप। हरियाणा के करनाल से देखिए कार्यक्रम पराली पंचायत 16 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8:30 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। पर क्यों हम कभी रावण, कभी कंस और कभी गोडसे बन जाते हैं? क्यों? ये है हमारे देश का यूथ, जिसके कंधों पर आने वाले कल का भार रखा जाएगा। कल हमारा है। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।